चलो, एक बात मुझे बताओ, कल याद है हम क्या पढ़ रहे थे 3420 में? 3420 इज अबाउट व्हाट? प्रोफार्मा प्रोफार्मा इंफॉर्मेशन। फर्मा फाइनेंशियल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। स्टेटमेंट। फाइनेंशियल स्टेटमेंट नहीं, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उन्होंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट वर्ड यूज करना बंद कर दिया था प्रोस्पेक्टिव फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन के टाइम से। ठीक है, सो इट इज अ फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। वर्डिंग्स ऐसे यूज करेंगे दैट एंटिटी प्रिपेयर्स ऑन द बेसिस ऑफ एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ठीक है। एप्लीकेबल क्राइटेरिया कौन डिटरमाइन करता है? इट कैन बी डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन और कैन बी डिटरमाइंड बाय लॉ रेगुलेशन। एंड इफ देर इज नो स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन given give that a standard or law regulation describe the criteria, then in that case entity can determine on their own कि applicable criteria क्या हो सकता है। इस पूरे स्टैंडर्ड में एंटिटी को हमने रिस्पॉन्सिबल पार्टी बोल करके रिफर किया है। ठीक है। एंड ऑडिटर वर्डिंग यूज नहीं करेंगे हम यहाँ पर, प्रैक्टिशनर वर्डिंग यूज करेंगे फॉर द पर्पस हु इज गिविंग फॉर द पर्सन हु इज गिविंग द रिपोर्ट ऑन द प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ये प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन मेनली कहाँ पर अनेक्स होने वाली है या कहाँ पर यूज होने वाली है? इन विच डॉक्यूमेंट? प्रोस्पेक्टस। प्रोस्पेक्टस, राइट। ठीक है। अभी मुझे एक और चीज बताना, what type of assurance are you going to provide on the pro forma financial information? रीजनेबल एश्योरेंस। रीजनेबल। हाँ। Reasonable थर्टी फोर one? हंड्रेड में मॉडरेट। Correct. It's a second. Okay, let me share my screen. Chapter 11, 3420. Assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information included in the prospectus. ठीक है। सो हमको क्या देखना पड़ता है कि एंटिटी ने अपना प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जो है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बनाया है नहीं बनाया है। व्हाट बिकम्स द बेस फॉर प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन? किसके ऊपर प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन बनाते हैं? Unadjusted financial statements. अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, हाँ, नॉट द स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। उसके ऊपर दे टेक द इम्पैक्ट ऑफ द इवेंट एंड ट्रांजेक्शन assuming that it had already occurred, to illustrate that if the transaction had already occurred on an earlier date, तब फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हमारा कैसा दिखता, राइट? उसी का इलस्ट्रेशन करते हैं। सो दैट इज ऑल्सो क्लियर कि अनएडजस्टेड प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का मीनिंग क्या है। अभी I'll share my screen again. I am having some really bad technical issue जिसकी वजह से हर एक सेकंड के बाद में मेरा स्क्रीन जो है डिस्प्ले से बाहर निकल जाता है। तो देर आर टू ऑब्जेक्टिव्स वी हैड जब हमने 3420 पढ़ा था। पहला, based on, so first we will have to obtain the reasonable assurance that pro forma financial information का जो compilation हुआ है in all material respect by the responsible party वो as per applicable criteria हुआ है। And second, we will report in accordance with the practitioner finding. These are the two objectives we have, right? Clear? कंपाइलेशन ऑफ पीएफएफआई का मतलब क्या होता है? एक रिस्पॉन्सिबल पार्टी जब पीएफएफआई कंपाइल करती है तो वो उसका इंफॉर्मेशन गैदर करती है, क्लासिफाई करती है, समराइज करती है, प्रेजेंट करती है फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, जिसमें इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, ठीक है, इवेंट एंड ट्रांजेक्शन जो फ्यूचर में होने वाले हैं उन इवेंट एंड ट्रांजेक्शन का एक अर्लियर इफेक्ट लेकर के इलस्ट्रेशन प्रेजेंट करती है एंटिटी। ठीक है। सो दैट इज एग्जैक्टली व्हाट इज इन्वॉल्व। देयर आर थ्री स्टेप्स फॉर अ रिस्पॉन्सिबल पार्टी टू प्रिपेयर अ पीएफएफआई। पहली बात तो वो अपना सोर्स आइडेंटिफाई करे कि व्हाट इज द बेस फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन अनएडजस्टेड वाला जिसको वो कंपाइल करने वाली है। सेकंड, प्रोफार्मा एडजस्टमेंट्स होंगे क्या, डिपेंडिंग ऑन द इवेंट और ट्रांजेक्शन क्या होने वाला है जिसका इम्पैक्ट अर्लियर डेट पे लेना है, उसके बेसिस पर डिटरमाइन करेंगे कि प्रोफार्मा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट क्या होगा। एंड देन ऑन द बेसिस ऑफ अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हम प्रोफार्मा फाइनेंशियल एडजस्टमेंट ऐड करेंगे एंड दे विल प्रेजेंट द पीएफएफआई विथ अकम्पनिंग डिस्क्लोजर। ये काम कौन कर रहा है? रिस्पॉन्सिबल पार्टी। ठीक है। देन नेचर ऑफ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी, हमारा क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है इन टर्म्स ऑफ कंपाइलेशन? वी आर हैविंग नो रिस्पॉन्सिबिलिटी फॉर द पीएफएफआई। वी द ओनली रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू report on the PFFI whether PFFI in all material respect has been compiled by the responsible party as per the applicable criteria.
ठीक है, अगेन इट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट फॉर यू, सो टू रिपोर्ट ऑन द कंपाइलेशन PFFI involving performing the procedures to assess the applicable criteria used by the related party, sorry, responsible party in the compilation, provide a reasonable basis for presenting the significant effect directly attributable to the engagement event or transaction. ये definition आप याद करो कि जब, सॉरी, डेफिनेशन नहीं है, दिस इज योर रिस्पॉन्सिबल प्रैक्टिशनर की क्या रिस्पॉन्सिबिलिटीज होते हैं उसका टॉपिक पे अगर ये क्वेश्चन आएगा, सो यू द मेजर ऑफ द मार्क्स जो आपके एलोकेटेड होंगे वो इस पॉइंट पर होंगे दैट इट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट। ठीक है, क्या बोला? इट इज अ रीजनेबल अश्योरेंस एंगेजमेंट जिसके अंदर आपको रिपोर्ट करना होता है ऑन द कंपाइलेशन ऑफ PFFI इन्वॉल्विंग परफॉर्मिंग द प्रोसीजर to assess whether applicable criteria used by the responsible party in the compilation provide a reasonable basis for presenting the significant effect directly attributable to the event or transaction. Are we clear on this point, guys? अगर थिंक करोगे आप प्रैक्टिशनर के पॉइंट ऑफ व्यू से कि अगर प्रैक्टिशनर को किसी 3420 के एंगेजमेंट को हाँ बोलना है, सो व्हाट ही हैज टू परफॉर्म, ही हैज टू परफॉर्म दिस 5 प्रोसीजर्स। ठीक है, सबसे पहला ही विल एक्सेप्ट द एंगेजमेंट, सेकंड ही विल प्लान एंड परफॉर्म द एंगेजमेंट टू आइडेंटिफाई कि ये जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया है वो रीजनेबल बेसिस प्रोवाइड करता है क्या वो इवेंट एंड ट्रांजेक्शन के सिग्निफिकेंट इफेक्ट्स को PFFI में दिखाने का। इफ यस, तो आप आगे बढ़ो और आप रिटर्न रिप्रेजेंटेशन ले लो फ्रॉम द रिस्पॉन्सिबल पार्टी कि सारे के सारे इवेंट एंड ट्रांजेक्शन जिसका इफेक्ट आता है, ठीक है, जिसका इफेक्ट आना चाहिए PFFI में वो आ चुका है एंड PFFI एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे बना है। देन यू फॉर्म योर ओपिनियन एंड यू प्रिपेयर योर एश्योरेंस रिपोर्ट। यस, सो फार लास्ट में व्हेन यू परफॉर्म प्लान एंड परफॉर्म द बिफोर द फॉर्मिंग ओपिनियन, व्हेन यू आर प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग एन एंगेजमेंट, तो उसके अंदर हमने कितने पॉइंट्स पढ़े थे? 1 2 3 4 5 6 7। दिस 7 स्टेप्स में क्या बोलते हैं कि सबसे पहले आप देखो कि ये जो एप्लीकेबल क्राइटेरिया एंटिटी ने यूज किया है वो सुटेबल है या नहीं है उसके पर्पस के लिए। अगर प्रोस्पेक्टस में जा रहा है, लॉ रेगुलेशन ने या स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन ने एप्लीकेबल क्राइटेरिया दिया है, तो चांसेस आर आपके लिए सुटेबल भी, आपको सुटेबल लगेगा वो एंटिटी को। बट व्हाट इफ इट इज नॉट गिवन बाय द स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन और लॉ रेगुलेशन ने नहीं दिया? तब आपके ऊपर बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क आएगा कि मैनेजमेंट ने जो, रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने जो ये एप्लीकेबल क्राइटेरिया डिटरमाइन किया है वो सुटेबल है या नहीं है। दैट इज वाई दे आर सेइंग फर्स्ट चेक द एप्लीकेबिलिटी ऑफ सुटेबिलिटी ऑफ द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। ठीक है, सेकंड यू हैव टू कंसीडर द मटेरियलिटी, क्योंकि हमने स्टार्टिंग से क्या कसम खाई थी कि वी हैव टू सी वेदर द एप्लीकेबल मतलब PFFI इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट इज प्रिपेयर्ड एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया। सो मटेरियल बोलने के लिए मतलब मटेरियलिटी का कुछ अमाउंट होगा आपके पास में। सो डिटरमाइन दैट मटेरियलिटी ऑन द बेसिस ऑफ विच यू विल सी कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया मटेरियल रिस्पेक्ट में यूज हुआ है या नहीं हुआ है टू प्रिपेयर द PFFI। ठीक है, देन अंडरस्टैंड द एंटिटीज प्रोसेस ऑफ कंपाइलिंग द PFFI, जिससे आपको पता चल जाएगा कि एंटिटी ने ओवरऑल क्या एडजस्टमेंट्स किए, क्या प्रोसीजर्स लगाए जिसके बेसिस पर PFFI बनता है। ठीक है, जो भी अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है उसके सोर्स के ऊपर अप्रोप्रिएट एविडेंस ले लेना, बिकॉज अगर सोर्स में मिस स्टेटमेंट हुआ तो PFFI मिस स्टेटेड हो सकता है। एंड स्पेशली दिस इज एप्लीकेबल व्हेन द सोर्स इज नॉट ऑडिटेड। सोर्स बोले तो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन। ठीक है, देन यू ऑब्टेन एविडेंसेस अबाउट द एडजस्टमेंट्स, अप्रोप्रिएट एडजस्टमेंट्स हुए या नहीं हुए, डिपेंडिंग ऑन क्या ट्रांजेक्शन है उसका एडजस्टमेंट देखना पड़ेगा आपको। एंड देन सी द प्रेजेंटेशन ऑफ PFFI। And suppose if prospectus में in other places there are other information, financial information that is attached और उसी prospectus में PFFI जाने वाला है, so in that respect आपको देखना है कि जो other information है prospectus में वो आपके PFFI के comparison में materially inconsistent नहीं होना चाहिए।
क्या बोलती है पब्लिक? सुनो, अभी थोड़ा सा राइटिंग करते हैं, नहीं तो क्या होगा ना, आप will not feel very good about this standard, which I don't want to happen with भी रात में करेंगे ना। इसमें। नहीं, अभी थोड़ा सा स्टार्ट करते हैं, वरना क्या होता है ना, ओवरलोड ऑफ ज्ञान हो जाता है ऐसा। लेट्स डू सम राइटिंग प्रैक्टिस। क्वेश्चन आंसर बैंक, राइटिंग प्रैक्टिस बुक, ये मैंने दिया है ना अभी, ये वाला फाइल, सेंड अ कॉपी। मॉड्यूल 2 थोड़ा करते हैं तो आपका क्लास में थोड़ा रिदम सेट हो जाएगा उसमें, कुछ नहीं। आज कोई भी क्लास में नहीं है क्या? सारे बच्चे कहाँ हैं गायब? पलक इज हेयर। हाय पलक। पलक, कल का क्लास कंप्लीट हुआ क्या? अरे यार, वी डिडंट डू द साइंस वाला एक्सरसाइज वाला टॉपिक टॉपिक, राइट? आपने कहा था कि डायरेक्ट, क्वेश्चन आंसर में कवर करना है। हाँ, सो डायरेक्टली वी डिड द प्लानिंग एंड परफॉर्मिंग ना, ठीक है। चलो, आप मेरे साथ राइटिंग भी करोगे एंड यू विल ऑल्सो लर्न एट द सेम टाइम। प्लीज रीड दिस क्वेश्चन। सिद्धार्थ, एक बार ये वाला क्वेश्चन पढ़ोगे क्या? The management of S Limited requests you to accept an engagement to report on compilation of pro forma financial information to be included in a prospectus. In light of SAE 3420, what are the factors to be considered by you as a practitioner before agreeing to accept such engagement to report on pro forma financial information? राइट, सो एज पर SAE 3420, assurance engagement to report on compilation of PFFI. डायरेक्टली क्वेश्चन यही है, व्हाट आर द फैक्टर्स टू बी कंसीडर्ड बिफोर agreeing to accept an engagement, the practitioner shall. Yesterday, in which standard the last point you saw whether your team has the capability to perform that engagement? 3420 के पहले हमने क्या engagement पढ़ा था? Assurance report, PFI 3400। 3400 में हमारे पास 5 पॉइंट थे एंगेजमेंट पर एक्सेप्टेंस के टाइम पे, जिसमें से 4 पॉइंट वॉज रिलेटेड मेनली टू द एंटिटी एंड फिफ्थ पॉइंट वॉज वेदर योर टीम हैज द कैपेबिलिटी टू परफॉर्म दैट एंगेजमेंट और नॉट। दैट इज द फर्स्ट पॉइंट ओवर हियर व्हेन यू आर डूइंग द कंपाइलेशन ऑफ PFFI। फर्स्ट यू हैव टू चेक वेदर द प्रैक्टिशनर हैज द कैपेबिलिटी एंड कॉम्पिटेंस टू परफॉर्म सच एंगेजमेंट।
First, determine that the practitioner has a capability and competence to perform the engagement. ठीक है. सेकंड, किस क्राइटेरिया के बेसिस पर यहाँ पर हम पीएफएफआई बनाने, मैनेजमेंट पीएफएफआई कंपाइल करने वाला है रिस्पॉन्सिबल पार्टी? द क्राइटेरिया इज कॉल्ड determine that the applicable criteria is suitable and it is unlikely that PFFI will be misleading for the purpose for which it is intended. ठीक है. नाउ हमने क्या बोला था? एप्लीकेबल क्राइटेरिया कैन बी गिवन बाय द लॉ रेगुलेशन, राइट? और इफ इट इज नॉट, देन आप आपके बेसिस पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया देने वाले हो. तो अगर सपोज लॉ एंड रेगुलेशन के अंदर एप्लीकेबल क्राइटेरिया दिया हुआ है, सो आप देखो कि किस टाइप का लैंग्वेज, उस लैंग्वेज वो या वर्डिंग्स यूज करना है आपको टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन. ठीक है. अगर उस लॉ रेगुलेशन में कुछ स्पेसिफिकली दिया है कि ऑडिट प्रैक्टिशनर का ओपिनियन इस वर्डिंग्स में आएगा, तो आप वो वर्डिंग चेक करो. अदरवाइज देन यू विल हैव टू यूज द वर्डिंग्स गिवन बाय द SAE. ठीक है. This particular standard. Third, evaluate the wordings of the opinion prescribed by law or regulation, if any. Fourth, where the sources of unadjusted pro forma financial information, right? Whether that source is audited, reviewed, and a modified opinion or review conclusion has been expressed, or report contains EOM evaluate whether law or regulation permits use of or reference to such modified audit opinion or review conclusion, or the report containing
the EOM para. पॉइंट 4 आप कब कर सकते हो? जब एंटिटी का फाइनेंशियल स्टेटमेंट या फिर जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है जिसके बेसिस पे पीएफएफआई बना है, आइदर वो ऑडिट हुआ है या फिर वो रिव्यू हुआ है. बट व्हाट इफ द हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन हैज नेवर बीन ऑडिटेड? इफ historical financial information has never been audited or reviewed, consider whether practitioner can obtain sufficient understanding of the entity and its accounting and financial reporting practices. Last step will be obtain agreement from responsible party that it acknowledges and understands the responsibility for. First, adequately disclosing applicable criteria. Second, compiling PFFI based on applicable criteria. And third, provide practitioner with SA 210 3 points. Space nahi, I'm not writing, but you guys remember this. 10 times revise किया होगा 210 के requirement. तो आप मैनेजमेंट से एक्नॉलेजमेंट लेते हो. Provide the practitioner with access to information, records, documentation, other relevant material, additional information that practitioner request. Third, provide access within the entity. सिर्फ थर्ड पॉइंट में एक ट्विस्ट है, याद रखना. वहां पर हमने ऐसे 210 में क्या बोला था? यू आर लुकिंग फॉर एक्सेस टू पीपल विद इन द एंटिटी, राइट, विच यू मे फाइंड इट नेसेसरी टू ऑब्टेन इंफॉर्मेशन. अभी आईपीओ है. आईपीओ के केस में यू नो दैट एंटिटी का कोई ना कोई एडवाइजर होता है,
आईपीओ लाने के लिए. सो इन द थर्ड पॉइंट यू विल नीड एक्सेस टू दैट पर्सन ऑल्सो. So provide access to people within the entity and also entity's advisor for this IPO. ठीक है, ये सिर्फ एक टेस्ट रहेगा इसमें, और मतलब वो ध्यान रखो. एक बार वो पॉइंट बोल देना, क्या कहा? लास्ट वाला या ऑल थ्री? लास्ट वाला. लास्ट वाला, access to those within the entity and entity's advisor. डन. एक बार क्विकली रिवाइज करते हैं. वेन एवर यू आर एक्सेप्टिंग, यू आर इन अ पोजिशन कि आपको डिसीजन लेना है वेदर टू एक्सेप्ट PFFI engagement to report on the PFFI. सबसे पहले कंसिडर करना whether your team, मतलब practitioner, you have the capability and competence to perform this kind of engagement. सेकेंड, द एप्लीकेबल क्राइटेरिया जो कि रिस्पॉन्सिबल पार्टी ने यूज किया है वो सुटेबल होना चाहिए, और ऐसा ना हो कि एप्लीकेबल क्राइटेरिया के बेसिस पे जो PFFI बने वो मिसलीडिंग हो. थर्ड, evaluate the wordings that you have to use as given by the law or regulation. क्या वो SAE के हिसाब से जो आप एंगेजमेंट कर रहे हो उसके हिसाब से वो वर्डिंग्स यूज करके आप अपना ओपिनियन दे सकते हो या नहीं दे सकते. एंड सपोज ऐसा हुआ कि जो अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है दैट इज ऑडिटेड, रिव्यूड. ठीक है, सो ऑडिट का ओपिनियन जाता है. रिव्यू एंगेजमेंट में आप कभी भी ओपिनियन नहीं देते हो, आप कंक्लूजन बताते हो. अभी हम रिव्यू एंगेजमेंट पढ़ने वाले हैं, SREs आपके सिलेबस में है. वहां पर हमको जाके पता चलेगा कि यू डोंट गिव योर ओपिनियन, यू राइट द कंक्लूजन रिव्यूज के केसेस में. तो सपोज ऐसा हुआ है कि जो जो सोर्स है अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन जिसके बेसिस पर एंटिटी ने PFFI बनाया है, ये अनएडजस्टेड जो इंफॉर्मेशन है ये पहले ऑडिट रिव्यू हो चुकी है, एंड इसके ऊपर कोई मॉडिफाइड ओपिनियन था या रिव्यू कंक्लूजन था, मॉडिफाइड वन, राइट. सो whether you can use, whether the law or regulation permits you, मतलब as a practitioner for the PFFI, to refer to such modification or review conclusion or EOM para. मतलब आप अपने प्रैक्टिशनर के रिपोर्ट में क्या रेफरेंस दे सकते हो उन मॉडिफिकेशन का, मॉडिफाइड ओपिनियन का, या मॉडिफाइड रिव्यू कंक्लूजन का, या फिर EOM पैरा का. जस्ट सी द रिक्वायरमेंट ऑफ दैट. अगर सपोज हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन कभी भी ऑडिट नहीं हुए, तो in that case you will have to put extra efforts to understand the entity and its accounting and reporting practices. And the last part is you have to obtain acknowledgement from the entity before accepting that engagement ki baba you will disclose everything about your applicable criteria including its description in your PFFI and its disclosures. Then you will also compile the PFFI as per the applicable criteria, and last you will provide practitioner with the 3 points. Pehla, any information returns record that I asked for, any additional information that I request, and access to the people within the entity and your advisor. Does this procedure make sense, guys? फोर्थ पॉइंट करना है एक बार. फोर्थ पॉइंट में क्या हुआ, देखो हमने क्या बोला था कि PFFI बनाने का बेस जो होता है वो एक कोई ना कोई पास्ट का हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन होता है जिसके बेसिस पे PFFI बनता है. सपोज वो हिस्टोरिकल फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन का या तो किसी ऑडिटर ने ऑडिट किया है या तो फिर किसी बंदे ने उसका रिव्यू किया हुआ है. दोनों ही केस में ऑडिट रिपोर्ट अवेलेबल होगा, तो या तो फिर रिव्यू का कंक्लूजन रिपोर्ट अवेलेबल होगा. सपोज उस ऑडिट रिपोर्ट में या रिव्यू कंक्लूजन में कुछ ना कुछ मॉडिफिकेशन है, या तो फिर रिपोर्ट के अंदर EOM पैरा यूज किया है. So does the law regulation permit you to use or refer to such modification? क्योंकि अब एक बात बताओ, जो बेस के ऊपर अगर मॉडिफिकेशन है तो उसके ऊपर आप एडजस्टमेंट्स लगा रहे हो किसका, इवेंट एंड ट्रांजेक्शन का, तो जो PFFI बन के आएगा उसमें भी वो मॉडिफिकेशन रेलिवेंट होगा.
सो आपको उसको रेफर करना पड़ेगा। आप देख लो सिर्फ लॉ रेगुलेशन परमिट करते हैं कि आपको वो रेफर करने के लिए। अगर नहीं करते तो उस केस में आप एंगेजमेंट कैसे एक्सेप्ट कर पाओगे, मुझे बताओ। राइट? फिर वो आपका एक्सेप्टेबिलिटी के ऊपर ही क्वेश्चन आ जाता है कि एक्सेप्ट नहीं कर सकते आप। अंडरस्टूड। एवरीवन, तृप्ति, आर यू हियर? तृप्ति, प्रतीका, पलक। Yes, the मेक सेंस ना? नेक्स्ट क्वेश्चन करेंगे, क्वेश्चन नंबर 14। ये आप लोग ने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, ये इजी है। मतलब रादर अभी पढ़ा हुआ है जस्ट आपने। क्वेश्चन नंबर 14 पढ़ोगे रूपश्री? form of financial information included in a prospectus as required by securities law has been compiled by the responsible party of Access Limited. You have been appointed to report on whether the pro forma financial information has been compiled in all material क्या हुआ? before agreeing सॉरी, इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट। by the responsible party on the basis of the applicable criteria. Before agreeing to accept such engagement, the practitioner shall obtain the agreement of the responsible party. Briefly state the responsibilities of the responsible party to be discussed in such an engagement. क्या क्या क्वेश्चन है ये, मुझे बताओगे क्या? 0.6. 0.6। Was 0.6 में I think 4 points are there as per study में. 0.6 में क्या है? स्टडी मैट में देयर आर Points में last is access to information to query in case of business combination. अच्छा, उसमें एडिशनल पॉइंट है क्या बिजनेस कॉम्बिनेशन का? This one. ठीक है, वो इस आंसर के साथ में हम लिख लेते हैं यहाँ पर। 0.4 का रेफरेंस दे दो एंड देन कम हियर, राइट? फोर्थ पॉइंट एक बार डिक्टेट करोगे क्या मुझे? थर्ड पॉइंट। Purpose of engagement. नहीं नहीं, अच्छा नहीं, सॉरी, ये 0.3 का फोर्थ पॉइंट है, राइट? सो द पॉइंट 1 सेज एडिक्वेटली disclosing and describing applicable criteria to the intended user. Second, compiling PFFI on the basis of applicable criteria. Third, provide the practitioner with। ठीक है, इसके अंदर 4 पॉइंट्स है ना? 3.1, 3.2, 3.3, 3.4। ठीक है, 3.1 is access to all info such as records, documentation and other relevant material. Second, you need additional information that practitioner may request. Third, access to those within entity and entities advisor. And last, access to
appropriate individuals within the acquirees in a business combination when needed, not in all cases, when needed. अगर आपको लग रहा है कि बिजनेस एक्विजिशन का केस है, बिजनेस कंपोजिशन का केसेस है, तो जो एक्वायरीज है उनके यहाँ पर भी आपको किसी का एक्सेस चाहिए. इफ यू वांट टू टॉक टू दोज गाइज टू ऑब्टेन एनी एविडेंस, देन प्लीज गो एंड टॉक. मतलब जस्ट ऑब्टेन द एक्नॉलेजमेंट फ्रॉम द मैनेजमेंट कि मैनेजमेंट आपको रिफ्यूज नहीं करेगा. डन. कैन वी रीड क्वेश्चन नंबर 15? सुरभि आप पढ़ोगे ये वाला? आप लिख रहे थे क्या ऊपर हाँ वाला जी, पॉइंट? अच्छा ओके. एक मिनट, जस्ट लास्ट लास्ट 3.2. हाँ 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 हाँ, आराम से कर लो. जस्ट पॉज द रिकॉर्ड. चलो अभी ना एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट समझो कि अगर सपोज आपको लगता है आपने सब एश्योरेंस आप लाइक आपने सब चेक कर लिया, ठीक है, आपने देखा कंपाइलेशन ऑफ जो पीएफएफआई हुआ है ना, इस पर आधा एप्लीकेबल क्राइटेरिया हुआ है, कोई दिक्कत नहीं है, आप अपना अनमॉडिफाइड ओपिनियन इशू कर दो, ठीक है. लेकिन सपोज आपको लगता है कि पीएफएफआई जो है वो एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से नहीं बना है, ठीक है, नहीं बना है, तो दो चीजें हो सकती हैं. या तो आप मॉडिफिकेशन दे पाओगे या तो आप मॉडिफिकेशन नहीं दे पाओगे. अब ऐसा क्यों होगा कि आप पीएफएफआई के ऊपर मटेरियल रिस्पेक्ट में एप्लीकेबल क्राइटेरिया ना यूज होते हुए भी मॉडिफिकेशन नहीं दे पाओ? इट्स बिकॉज व्हेन लॉ और रेगुलेशन प्रिक्लूड यू टू मॉडिफाई द ओपिनियन ऑन पीएफएफआई. आप सोचो ना, प्रोस्पेक्टस में एक रिपोर्ट है जिसके ऊपर मॉडिफाइड ओपिनियन है और अब वो प्रोस्पेक्टस को पढ़ करके लोग आईपीओ में अप्लाई करने वाले हैं. मना कर देगा ना लॉ रेगुलेशन की, भाई इसको एंटिटी को बोलो ठीक करवा के आयु, मॉडिफिकेशन नहीं देने का है प्रोस्पेक्टस में. दैट इज नॉट गोइंग टू हैव एनी पॉजिटिव इफेक्ट ऑन द एंटिटीज आईपीओ, राइट? कौन अप्लाई करेगा ऐसे आईपीओ में अगर इफ यू गेट टू नो दैट द पीएफएफआई के ऊपर मॉडिफिकेशन है? Simple. So if the law or regulation preclude the practitioner from modifying the opinion, then you shall discuss the same with the responsible party. अगर वो चेंज कर देता है तो बहुत अच्छी बात है, issue the unmodified opinion. But if they do not change, withdraw from the engagement and consider the legal advice कि उस केस में क्या कर सकते हैं. एकदम इजी कंसेप्ट. इफ द सी अगर कुछ मटेरियल रिस्पेक्ट के में कोई प्रॉब्लम नहीं है, मटेरियल रिस्पेक्ट में वो सब एप्लीकेबल क्राइटेरिया के हिसाब से बना है, हम अनमॉडिफाइड ओपिनियन देंगे. बट और अगर मॉडिफिकेशन अलाउड है देने के लिए तो मॉडिफिकेशन दे देंगे. बट इफ लॉ रेगुलेशन प्रिक्लूड अस टू मॉडिफाई द ओपिनियन ऑन पीएफएफआई, देन सिंपली उस केस में हम क्या करने वाले हैं, वी विल टेल द रिस्पॉन्सिबल पार्टी कृपया करके आप अपना पीएफएफआई सुधार ले. अगर वो सुधार लेता है तो देन अनमॉडिफाइड ओपिनियन दे देंगे, अदरवाइज वी विल विड्रॉ एंड और वी विल टेक द लीगल एडवाइस की क्या कर सकते हैं उस मैटर में. इजी पीजी, जापानीजी. 706 बोलता है emphasis of matter consists of the matter which practitioner considers necessary to draw the attention. These are the matters which practitioner believes that are fundamental to the user understanding of the PFFI has been compiled with the applicable criteria. मतलब आप अपने पीएफएफआई के एश्योरेंस रिपोर्ट में भी इम्फेसिस ऑफ मैटर पैराग्राफ इंक्लूड कर सकते हो जब आपको लगता है कि आपके पास ऐसी कोई जानकारी है जो आप यूजर के फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ पीएफएफआई के लिए देना चाहते हो.
ईओएम और अदर मैटर पैराग्राफ का मीनिंग याद है आपको 706 के हिसाब से? ईओएम में आप वो मैटर लिखते हो जो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में ऑलरेडी इंक्लूडेड होता है, जिसके बारे में आपको लगता है कि आपको एडिशनल कुछ डिस्क्लोज इंफॉर्मेशन देनी है, विच आर नेसेसरी फॉर फंडामेंटल अंडरस्टैंडिंग ऑफ द एंटिटीज फाइनेंशियल स्टेटमेंट। सेम आपको पीएफएफआई के साथ में करना है, ठीक है? यू विल ड्रॉ दिस चार्ट इन योर प्लेस, बिकॉज क्या है ना, एंड इसने ये एंटिटी बोल रही हूँ ऐसे, ने बहुत बड़ा लिखा है ये कंटेंट, सो आप उसको ये चार्ट के फॉर्म में ही लिखो आपके नोट्स में। ठीक है, आई पॉज द रिकॉर्डिंग, आप एक बार लिख लो ये आराम से। ठीक है, लेट्स डू द लास्ट टॉपिक, दैट इज प्रिपेयरिंग द अश्योरेंस रिपोर्ट। ठीक है, हमारे पास ऑलरेडी प्रिपेयरिंग द अश्योरेंस रिपोर्ट, दिस इज अ टॉपिक इन योर बुक जिसका फॉर्मेट ऑलरेडी आपके स्टैंडर्ड में इंक्लूडेड है, बट लेट्स स्टडी इट फ्रॉम द प्रोनाउंसमेंट। ठीक है, सिद्धार्थ एक बार आप रीड करोगे ये? Illustrative practitioners report with an unmodified opinion. Independent practitioners' assurance report on the compilation of pro forma financial information included in a prospectus. Appropriate addresses. दिस इज टाइटल एंड दिस इज Address. एड्रेस। ठीक है, ओके। Report on the compilation of pro forma financial information included in a prospectus. ठीक, We have completed our assurance engagement to report on the compilation of pro forma financial information of ABC Company by the responsible party. The pro forma financial information consists of the pro forma balance sheet as at the date, the pro forma statement of profit and loss for the period ended, again the date, the pro forma cash flow statements for the period ended, the date, and related notes, as set out on pages this to this of the prospectus issued by the company. The applicable criteria on the basis of which has the responsible party has compiled the pro forma financial information as specified in the regulation this and prescribed in note 10 described in note 10. ठीक है। सो उन्होंने लॉ और रेगुलेशन का भी रेफरेंस दिया है जहां पर एप्लीकेबल क्राइटेरिया दिया है, अलोंग विद दैट उसका डिस्क्रिप्शन अपने पीएफएफआई के कौन से नोट नंबर पे मेंशन्ड है वो भी दिया हुआ है वहां पर। ठीक है, सो दिस इज योर प्रोफार्मा फाइनेंशियल, दिस पर्टिकुलर इज योर इंट्रोडक्टरी पैरा। ठीक है, जिसमें आपने डिफरेंट पीएफएफआई में कौन कौन से स्टेटमेंट इंक्लूडेड है वो यहाँ पर प्रिस्क्राइब किया हुआ है। नाउ लेट्स गो हेड। The pro forma financial information has been compiled by the responsible party to illustrate the impact of the event or transaction set out in Note X on the company's financial position as at specified date, and the company's its financial performance and cash flows for the period ended specified date, as if the event or transaction had taken place at and specific date respectively. हम्म, As part of this process, information about the company's financial position, financial performance, and cash flows has been extracted by the responsible party from the company's financial statements for the period ended the date on which an audit, a review, a report, or no audit or review report has been published. ठीक है। सो ये हमने ऑलरेडी अभी पढ़ा था कि जब आप ये कौन सा एक्सेप्टेंस के टाइम पे पढ़ा था कि ऑलरेडी जो सोर्स इंफॉर्मेशन है या अनएडजस्टेड फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन है, दे आर डिवाइडेड इनटू टू पार्ट्स, आइदर इट कैन बी ऑडिटेड एंड रिव्यूड वन और द नॉन ऑडिटेड नॉन रिव्यूड वन। ठीक है, सो ऑडिटेड एंड रिव्यूड वन अगर उस केस में होता है तो फिर वहां पर ऑडिटेड एंड रिव्यूड का ओपिनियन क्या था आपको वो भी कंसिडर करना पड़ता है एक्सेप्टेंस के टाइम पे, ओपिनियन या कंक्लूजन क्या था। ठीक है, सो दिस इज योर इंट्रोडक्टरी पैरा, जहां पर इंट्रोडक्टरी पैरा के अंदर में ही आपने क्या एक्सप्लेन किया हुआ है, सोर्स इंफॉर्मेशन। ठीक है, जिसके बेसिस पर पीएफएफआई बना हुआ है, एंड इंक्लूडिंग द इवेंट एंड ट्रांजेक्शन। डन?
आगे क्या हुआ सिद्धार्थ? The responsible party responsibility for the pro forma financial information. The responsible party is responsible for compiling the pro forma financial information on the basis of the applicable criteria. This responsibility includes the responsibility for designing, implementing, and maintaining internal control relevant for compiling the pro forma financial information on the basis of the applicable criteria that is free from material misstatement, whether due to fraud or error. The responsible party is also responsible for identifying and ensuring that the company complies with the laws and regulations applicable to its activities, including compliance with the provisions of the laws and regulations for the compilation of pro forma financial information. Right, so this is a responsible party responsibility paragraph, right? Next, practitioner responsibilities. Our responsibility is to express an opinion as required by reference to the relevant law or regulation about whether the pro forma financial information has been compiled in all material respects by the responsible party on the basis of the applicable criteria. Correct. We conducted our engagement in accordance with Standard on Assurance Engagement 3420. Assurance engagements to report on the compilation of pro forma financial information included in a prospectus issued by the Chartered Accountants of India. This standard requires that practitioners comply with ethical requirements and plan and perform the procedure to obtain reasonable assurance about whether the responsible party has compiled, in all material respects, the pro forma financial information on the basis of the applicable criteria. ठीक है, सो आपने ऊपर वाले पैराग्राफ में यहाँ प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी में क्या बोला कि आपका योर रिस्पॉन्सिबिलिटी इज टू एक्सप्रेस एन ओपिनियन, ठीक है, एंड आपने ये एंगेजमेंट परफॉर्म किया है, यू हैव आइडेंटिफाइड द स्टैंडर्ड जिसके बेसिस पर आप रिपोर्ट करने वाले हो, करेक्ट? नाउ For purposes of this engagement, we are not responsible for updating or reissuing any reports or opinions on any historical financial information used in compiling the pro forma financial information, nor have we, in the course of this engagement, performed an audit or review of the financial information used in compiling the pro forma financial information. yes, you are just making it very clear to any intended user, anybody who is reading the prospectus, that we are not providing any separate opinion or update it opinion on the historical financial information. जो वो historical financial information 31st मार्च का था, अगर उसका audit हुआ है तो उसका opinion अलग है. We are not giving any audit opinion on the review of this now. हम सिर्फ pro forma financial information के ऊपर report कर रहे हैं, right? The purpose of pro forma financial information included in a prospectus is solely to illustrate the impact of a significant event or transaction on unadjusted financial information of the entity, as if the event had occurred or the transaction had been undertaken at an earliest date selected for purposes of the illustration. This is exactly what is the definition of PFFI जो आपने starting में पढ़ा था. Accordingly, we do not provide any assurance that the actual outcome of the event or transaction at this date would have been as prescribed, as presented. As presented, correct. A reasonable assurance engagement to report on whether the pro forma financial information has been complied in all material respects on the basis of the applicable criteria involves performing procedures to assess whether the applicable criteria used by the responsible party in the compilation of the pro forma financial information provide a reasonable basis for presenting the significant effects directly attributable to the event or transaction, and to obtain sufficient and appropriate evidence about whether
The related pro forma adjustments give appropriate effect to those criteria, and the pro forma financial information reflects the proper application of those adjustments to the unadjusted financial information. The procedures selected depend on the practitioner's judgment, having regard to the practitioner's understanding of the nature of the company, the event or the transaction in respect of which the pro forma financial information has been compiled, and other relevant engagement circumstances. The engagement also involves evaluating the overall presentation of the pro forma financial information. We believe that the evidence we have obtained is sufficient and appropriate to provide a basis for our opinion. राइट. सो सी द डिफरेंस, आपका रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा कितना बड़ा था. राइट, दिस इज द प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा जो आप पढ़ के आ रहे थे. सो प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा इट सेल्फ इंक्लूड्स अ लॉट ऑफ थिंग कि भाई हमने क्या जजमेंट के हिसाब से किया, व्हाट वाज द आइडेंटिफिकेशन, कौन से इवेंट एंड ट्रांजेक्शन, हमने क्या प्रोसीजर लगाया, हमारा रिस्पॉन्सिबिलिटी कितना लिमिटेड था आपको वो बताना था उसके ऊपर. राइट. सो यू वांटेड टू डिफरेंशिएट एंड मेक इट वेरी क्लियर, क्योंकि कोई भी कंफ्यूज कर सकता है कि 31 मार्च की फाइनेंशियल स्टेटमेंट ऑलरेडी दिया हुआ है ऑडिटेड, और उसके साथ में 31 मार्च का पीएफएफआई क्या है. राइट. सो यू मेड इट वेरी क्लियर ऑन दैट. नाउ कम्स योर ओपिनियन पैरा. In our opinion, the pro forma financial information has been compiled in all material respects on the basis of the applicable criteria. The pro forma financial information has been properly compiled on the basis stated. राइट. सो आपको सिर्फ इतना ही बताना होता है ओपिनियन में कि आपका प्रोफॉर्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन इन ऑल मटेरियल रिस्पेक्ट हैज बीन कंपाइल्ड एज पर द एप्लीकेबल क्राइटेरिया. दिस इज द ओनली ओपिनियन दैट यू आर गोइंग टू गिव. राइट. Report on other legal and or regulatory requirements. Relevant law or regulation may require the practitioner to express an opinion on other matters. See paragraph प्रोनाउंसमेंट का 840. रेफरेंस दिया है उन्होंने. The form and content of this section of the practitioner's report will vary with the nature of other reporting responsibilities. बेसिकली जिस लॉ रेगुलेशन के हिसाब से आप वो रिपोर्ट प्रिपेयर कर रहे हो, जो सिक्योरिटी लॉ में दिया हुआ है या एनी लॉ में दिया हुआ, फॉर एग्जांपल सेबी फॉर दैट मैटर यस्टरडे जब सुरभि ने हाईलाइट किया था, सो देन इन दैट केस लॉ रेगुलेशन का जो रिक्वायरमेंट आएगा तो आपको एडिशनल पैरा इंक्लूड करना पड़ेगा. अदरवाइज कुछ नहीं. आपका प्रैक्टिशनर का सिग्नेचर, डेट एंड प्लेस आप मेंशन कर दो, फॉर्म का नाम मेंशन कर दो, एंड इट एंड्स ओवर देयर. राइट. योर प्रैक्टिशनर रिपोर्ट. सो मेजरली आप इसमें क्या नोटिस करोगे, योर प्रैक्टिशनर रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड रिस्पॉन्सिबल पार्टीज रिस्पॉन्सिबिलिटी पैरा, एंड स्टार्टिंग में आइडेंटिफिकेशन ऑफ द प्रोफार्मा फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन किसके बेसिस पे बना हुआ है. राइट. मतलब कौन कौन से प्रोफार्मा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन में, फाइनेंशियल पोजीशन बोले तो बैलेंस शीट, फाइनेंशियल परफॉर्मेंस बोले तो पीएनएल एंड कैश फ्लो स्टेटमेंट. मेक सेंस. I'll save this in your folder. सिर्फ एक बार इसको go through कर लेना. Last 3 pages for report on 3420. See final live classes. चैप्टर नंबर 11 ना, 3420. किसी एक एंटिटी का ना प्रोफार्मा फाइनेंशियल्स भी इंक्लूडेड है उसके अंदर फोल्डर में. डन. दिस कंक्लूड्स 3420. क्या पढ़ेंगे अब. एंड द गुड पार्ट इज इसका क्वेश्चन भी हो गया है. देखो अगर अच्छा एनर्जी हुआ तो 3402 भी कर सकते हैं, और उसके साथ में अपन 4400 भी कर सकते हैं. 4400 कंपैरेटिवली थोड़ा छोटा है इन टर्म्स ऑफ द कंटेंट ऑफ दैट स्टैंडर्ड. तो क्या आपकी इच्छा है 3400, सॉरी 4400, में 3400 क्यों बोल रही थी, 4400. तो क्या हम 4400 करेंगे. आज नाइट तक जी जाना है. एक सेकेंड ना, मैं रिकॉर्डिंग बंद करती हूँ.